नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। बिल्कुल जवाब चाहिए, उनसे चाहिए जिन्होंने हिंदुस्तान के इस्लामीकरण करने का बीड़ा उठा लिया है। बिल्कुल जवाब उनसे चाहिए जिन्होंने मजहबी अतिक्रमण कर हिंदू बेटियों को निशाना बनाने का बीड़ा उठा लिया है। जवाब बिल्कुल उनसे चाहिए जिन्होंने लव जिहाद और धर्मांतरण के नाम पर हिंदू और हिंदुत्व और हिंदू की बेटियों को पूरी तरह से बर्बाद करने का बीड़ा उठा लिया है। जम्मू कश्मीर में 2 सिख बेटियों का अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि जम्मू में एक और हिंदू बेटी लव जिहाद का शिकार हो गई। जम्मू में इस बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर हर एक हिंदू का खून खौल उठेगा। धर्म परिवर्तन के जिहादियों ने जन्नत को भी अपनी जद में ले लिया है। हिंदुस्तान के इस्लामीकरण का सबसे बड़ा हथियार लव जिहाद, और इस लव जिहाद का शिकार हुई पंजाब की रहने वाली नितिका सैनी। नितिका सैनी वो बेटी जिसे नफीसा बना दिया गया, जिसे इस उम्मीद में नफीसा बना दिया गया कि उसका उद्धार होगा, लेकिन उद्धार के नाम पर उसका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया गया। पंजाब की रहने वाली नितिका जालंधर में ऑर्थोपेडिक अस्पताल में काम किया करती थी। उनकी शादी उधमपुर के आरफीन शाह के साथ हुई। उन्होंने बताया कि आरफीन 9वीं 10वीं कक्षा की पढ़ाई के दौरान क्लासमेट हुआ करते थे। व्हाट्सएप और फेसबुक पर क्लासमेट होने के नाते बातचीत शुरू हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई। जनवरी 2021 में आरफीन ने कैंसर से पीड़ित अपनी मां का इलाज कराने के लिए नितिका से मदद मांगी और इस बहाने उनकी बातचीत आरफीन के घर वालों से भी होने लगी। नितिका जो पहले से तलाकशुदा थी, उनको आरफीन और उसकी अम्मी ने बताया कि वो लोग विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की मदद किया करते हैं और साथ ही वो लोग एकदम खुले विचारों के, माने पहले से ही अपने आप को लिबरल बता दिया गया और कभी भी ये कह दिया गया कि धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा। लेकिन इस शादी के बाद, इस निकाह के बाद जो कुछ भी हुआ, कभी भी नितिका ने दिल में, मन में, सपने में सोचा भी नहीं होगा। चौंकाने वाला वो कदम उठाया गया जिसने नितिका के पूरे सपनों पर पानी फेर दिया। उधमपुर बुलाने के बाद उन पर दबाव बनाया जाने लगा कि वो अपने ससुर से निकाह कर लें। नितिका की सास ने दावा किया कि 2007 के बाद से अपने पति के साथ कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि वो कैंसर की मरीज थी और इसीलिए वो चाहती थी कि नितिका अपने ससुर से शादी कर ले। आप सोचिए, लव जिहाद होता है और लव जिहाद के बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसका एक बड़ा रूप है नितिका। और खुद आज नितिका हमारे साथ है, वो पीड़िता हमारे साथ है। अपने आप पर जो कुछ भी बीता, उन्होंने जो कुछ भी सहा, आज वो हर एक शब्द अपने दर्द को बयां करेंगी। अपने शब्दों के माध्यम से आपके सामने वो हकीकत, वो सच रखेंगी जिससे हर वो लड़की चौकन्नी हो जाए जो इस वक्त लव जिहाद का शिकार हो रही है। सीधे चलेंगे सबसे पहले नितिका के पास। नितिका, स्वागत करती हूं आपका। आज हमारे साथ अकाली दल प्रवक्ता परविंदर सेठी साहब भी हैं। परविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत। और जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर बरखा त्रेहान भी हैं। बरखा जी, आपका भी स्वागत। लेकिन मैं सबसे पहले आज चाहूंगी कि नितिका को हम ज्यादा से ज्यादा समय दें और नितिका वो हर चीज बताएं आज देश के सामने कि किस तरह से हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है। नितिका, सबसे पहले मैं आपको समय देती हूं और आप बताइए कि कहानी कहां से शुरू हुई, किस तरीके से आपके जीवन में आरफीन आते हैं और उसके बाद जो कुछ भी होता है वो एक एक दर्द आज हमारे सामने आप रखें। जी मैम, मेरा नाम नितिका सैनी है। बेसिकली मैं पंजाब से, जलंधर से हूँ। आरफीन मेरा क्लासमेट था 9th और 10th में। मेरी जो स्कूलिंग है उधमपुर में हुई है, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो रेलवे में पोस्टेड थे। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास काम करती थी जलंधर। वहाँ पे आरफीन मुझे 4 जनवरी 2021 को मिला है। वहाँ पे सडनली वो मुझे आफ्टर 20 ईयर्स मिला है। उससे पहले जो हमारी बात होती थी वो फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू होती थी, जिसके दौरान उसको मेरा सारा पास्ट पता था कि मेरे जो फर्स्ट हस्बैंड थे वो एक्सपायर हो गए थे और मेरा सेकंड मैरिज में डाइवोर्स।
इसके चलते आरफिन ने मुझे बताया कि उसकी मम्मा जो है कैंसर पेशेंट, और मैंने अपने ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में डॉक्टर गोयल से सजेशन लेके पटेल हॉस्पिटल में उसकी मम्मा का ट्रीटमेंट करवाया है। उस ट्रीटमेंट के दौरान मुझे ये जताया गया कि आप विडो हो, आप डाइवोर्सी हो, आपको एक सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत है। हम लोग लिबरल सोच के बंदे हैं, हम आपको कभी कन्वर्ट करने करेंगे। आप अपनी जोत चलाओ, अपनी पूजा पाठ करो। मुझे भी लगा उस टाइम, मतलब उन्होंने इस हिसाब से मुझे कन्विंस कर दिया कि मुझे लगा कि मैं एज एन अलोन लेडी मुझे भी एक सहारे की ज़रूरत है। वो लोग मुझे यहाँ से कलेर शरीफ ले गए। वहाँ पे एज पर मुस्लिम नॉर्म एंड कंडीशन के हिसाब से उन्होंने निकाह करवाया। निकाह जब करवा रहे थे तो सबसे ज़्यादा शॉकिंग मेरे लिए तब था जब उन्होंने मेरे नाम की जगह वहाँ नफीसा आरफिन शाह लिखा। जब मैंने उनसे पूछा कि आप नफीसा आरफिन शाह लिख रहे हो, मेरा नाम नीतिका है, तो उन्होंने कहा कि ये जस्ट फॉर्मेलिटी है ऑन पेपर्स। मुझे भी लगा कि मे बी ये फॉर्मेलिटी ही है। और उसमें सबसे अजीब ये था कि वो जो निकाह नामा होता है वो उर्दू में होता है। मुझे उस टाइम नहीं पता था कि जो लड़का और लड़की के अलावा साइन होते हैं वो विटनेस के होते हैं। वहाँ पे जितने साइन हुए थे वो मौलवी ने करे थे। मेरी मदर इन लॉ ने कोई साइन नहीं करा। उन्होंने मुझे ये कहा कि ये जो फॉर्मेलिटी होती है ये सारे मौलवी करते हैं। उसके बाद ये लोग मुझे हरिद्वार ले गए, मनसा देवी मंदिर लेके गए हैं। एज पर हिंदू नॉर्म्स कंडीशन के हिसाब से इन्होंने मेरी मैरिज करवाई है। मतलब इन्होंने मुझे टोटली बिलीव दिलवा दिया कि जो हिंदू और मुस्लिम है वो लिबरल सोच के हैं। हम आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे, आपका जैसे मन करता है आप जो जलाओ, हम नमाज पढ़ेंगे, किसी के लिए आपको दबाव नहीं होगा। उस टाइम पे मुझे ये सारा सही लग रहा था कि अगर वो मुझे मेरा रिलीजन चेंज करने के लिए नहीं बोल रहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने मुझे जलंधर छोड़ा और खुद ये उधमपुर चले गए हैं। उधमपुर जाने के बाद मेरी मदर इन लॉ की कॉल आती है मुझे कि मैं आरफिन को भेज रही हूँ, आप 2-3 दिन यहाँ पे आ जाओ। मेरी शादी आरफिन से हुई, हालांकि आरफिन जो था वो मैरिड था, 2 बच्चों का बाप था। मुझे ये बोला गया कि हमारे इस्लाम में जो है 4 मैरिजेस वैलिड है, और जो आरफिन की फर्स्ट वाइफ है वो फिजिकली हैंडीकैप है, पोलियो पेशेंट है। और हमारे जो 4 मैरिजेस होती हैं इसमें बराबर के हकूक मिलते हैं। जब इन्होंने हकूक वर्ड बोला, मैंने इनसे पूछा हकूक क्या होता है। इन्होंने बोला कि जैसे आप सेकंड वाइफ हो तो फर्स्ट वाइफ और सेकंड वाइफ के राइट्स बराबर मिलते हैं। तो उसके बाद इन्होंने मुझे वहाँ छोड़ दिया। वहाँ उधमपुर से मुझे मेरी मदर इन लॉ की कॉल आई है। उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं आरफिन को भेज रही हूँ, आप 2-3 दिन के लिए उधमपुर आ जाओ। आरफिन मुझे वहाँ लेने गया, वहाँ से मुझे लेकर आया मैम। फर्स्ट 2 days वाज वेरी नॉर्मल, और आफ्टर 2 days ये जो 2 दिन थे नितिका, ये जो 2 दिन थे, अब आगे बढ़े आप, इससे पहले आपने बोला कि फर्स्ट 2 days वाज नॉर्मल, तो ये जो 2 दिन थे वो कैसे थे? आपके प्रति क्या व्यवहार था? क्या आप अपने पूजा पाठ वहाँ कर पा रही थी? बहुत इज्जत से रखा उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी लड़की है, हमारा सारा घर संभाल लिया है, हम एग्जैक्टली तेरे जैसी बहू ही चाहते थे। तो उन्होंने मुझे मतलब 2 दिन ये प्रिटेंड किया कि मैं ही सारा कुछ अच्छा है, वहाँ पे मेरे आने से सारा कुछ अच्छा है जो वो चाहते थे। जैसे आपने बताया कि आपसे कहा गया था कि जो आपके ट्रेडिशंस हैं उनको करने से वो रोकेंगे नहीं, तो उन 2 दिनों में आपने वो परंपरा, वो ट्रेडिशन निभाए उस घर में रहते हुए? आपने बताया कि उन्होंने पहले ही आपको ये कन्विंस किया कि आपके जो ट्रेडिशंस हैं, जो हिंदू धर्म के जो परंपराएं होती हैं, जो संस्कृति होती है, पूजा परंपरा होती है, वो सब करने से आपको नहीं रोका जाएगा। तो उन 2 दिनों के दौरान क्या आपने वो सारी परंपराएं वहाँ पर निभाई? उस पर उनकी कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया आई?
नहीं, उन 2 दिनों में उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। मैं सुबह उठ के अपने पाठ करती थी। जोत तो नहीं करती थी क्योंकि उनके घर में मंदिर नहीं था, लेकिन मैं अपनी पाठ, अपना जाप जो भी था वो करती थी। उन्होंने मुझे मना नहीं किया। फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद मैम थर्ड डे जो है, मेरे फादर इन लॉ मकबूल शाह, मदर इन लॉ महमूदा नाज, मेरा देवर सैयद इरफान शाह, इन सब ने बैठ के मेरी काउंसलिंग की कि आप जो है हमारे फादर से शादी कर लो, मीन्स कि मैं अपने ससुर मकबूल शाह जी से शादी कर लूं। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग शॉकिंग था कि मैं अपने फादर इन लॉ से शादी कर लूं। उन्होंने हमें बोला कि हमारे में ये जायज है और घर की बात है जो वो घर में रह जाएगी। इस पर मेरी मदर इन लॉ बोली कि मैं 2007 से अनेबल टू फिजिकल रिलेशन अपने हस्बैंड के साथ बनाने के लिए ड्यू टू कैंसर, तो मैं ये चाहती हूँ कि तू मेरे पति के साथ शादी कर ले और मेरा घर सारा संभाल ले, हम तेरे जैसी लड़की ही चाहते थे। उस टाइम मैंने जब ऑब्जेक्ट किया, उसके बाद मुझे ऑफर दिया गया कि आफ्टर मैरिज हम सारी प्रॉपर्टी जो है वो आपके नाम पे कर देंगे। जब उस पे भी ऑब्जेक्शन हुआ तो मेरे फादर इन लॉ की वर्डिंग की मेरे हस्बैंड को कि 20,000 रुपया पर मंथ रख के दे के तू रख ले या फिर मैं रख लेता हूँ, जिस पर मेरे हस्बैंड ने कोई रिएक्शन नहीं किया। जब मेरी उनसे बात हुई कि आप क्यों नहीं बोल रहे, तो उन्होंने बोला कि तू छोड़, हम अलग हो जाते हैं, हम जम्मू शिफ्ट हो जाते हैं। हालांकि वो इस सारे केस में इन्वॉल्व थे, क्योंकि उन्होंने कहीं पे भी अपने पेरेंट्स को रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कोई उनकी अपोजिशन नहीं की। वो बिल्कुल लिबरल रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा तू चल यहाँ से, हम यहाँ से चलते हैं। उसके बाद हम लोग जम्मू कुंजवानी शिफ्ट हो गए हैं। कुंजवानी शिफ्ट होने के बाद उनका बिहेवियर जो था मेरे हस्बैंड का, वो मेरे लिए बिल्कुल चेंज हो गया। वो रोज मुझे ये कहते थे, तू मान जा, तू मान जा, हमारे में ये सब जायज है। रोज उन्होंने यही काम शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे फिजिकली और मेंटली भी टॉर्चर करने की कोशिश की। उस दौरान उन्होंने मुझे बताया कि अगर तू नहीं मानेगी तो मैंने तेरी वीडियोस और फोटोज क्लिक की हुई है न्यूड, जो कि मैं, हमारी एक एनजीओ चलती है जियो और जीने दो, जो कि तारिक शाह जी चलाते हैं, उनके थ्रू मैं वायरल करवा दूं कि तू मान जा मेरे फादर के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए। मैम इतना ही नहीं, उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने की, मुझे फिजिकल हर्ट करने की कोशिश की। उसने मुझे हर तरह से टॉर्चर किया। लेकिन जब उसे लगा कि ये लड़की अब मतलब नहीं मान रही है, कंप्रोमाइज नहीं कर रही है, तो सडनली वो घर छोड़ के गायब हो गया। इस दौरान मेरी मदर इन लॉ की कॉल्स आती थी। वो वर्डिंग्स यूज करते थे मेरे लिए, उस लड़की के लिए जिसको वो कहते थे कि बहुत अच्छी है, उसको ये कहते थे ये कोठे वाली है, ये गंदी है। मिस लैंग्वेज, उन्होंने बहुत मिस लैंग्वेज यूज करी, सिर्फ इसलिए कि मैंने अपने फादर इन लॉ के साथ रिलेशन बनाने से मना कर दिया। एज ए फादर मैं सोच भी नहीं सकती कि मुझे ये बोला जा रहा है कि तू अपने फादर इन लॉ के साथ रिलेशन बना ले, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक विडो थी, मैं एक डाइवोर्सी थी। मुझे बार बार यही कहा गया कि आप विडो हो, आप डाइवोर्सी हो, आप पहले भी 2 इंसानों के साथ रह चुके हो, तो फिर आपको ये एग्री करने में क्या प्रॉब्लम है। मुझे ये वर्डिंग्स बोली गई। संभालिए नितिका अपने आप को। आप बहुत हिम्मती हैं और आपकी हिम्मत को हम दाद देते हैं, आपकी हिम्मत को नमन करते हैं कि आप एक उदाहरण हैं इस देश की उन बेटियों के लिए जो इस वक्त हो सकता हो कि आपकी जैसा ही दर्द सह रही हो, उनके अंदर आपको देखकर हिम्मत आने वाली है। एक लड़की कभी गलत नहीं हो सकती। अगर एक लड़की विडो हो गई है, डाइवोर्सी हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो करेक्टर की गंदी हो गई, वो किसी के साथ भी फिजिकल हो जाए। इन लोगों ने मेरी उस मजबूरी का फायदा उठा के मुझे पूरा इंसिस्ट की है कि आप फिजिकल हो जाओ, मकबूल शाह के साथ फिजिकल हो जाओ।
बाद मैम ये जब मैं आर्ग्यू करती रही, फिर सडनली वो लड़का गायब हो गया, उसके सारे फोन स्विच ऑफ हो गए, बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं रहा। एज ए वाइफ मैं उसके पेरेंट्स को कॉल कर रही थी कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं, कि वो क्यों नहीं आ रहे, वो कहाँ पे, मेरी बात करवा दो। 19 मार्च 2021 को उसकी वाइफ हिना शाह, जो कि इस केस में पूरी इन्वॉल्व थी, पूरी फैमिली को पता था, प्री प्लान ट्रैप किया उन्होंने, उसने मुझे मैसेज किया आरफिन के आईडी से, आप उसे म्यूचुअल कंसेंट से एफिडेविट भेज दो डाइवोर्स का, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने उनको बोला ठीक है मैं दे देती हूँ, आप मेरी एक बार वीडियो कॉल पे बात करवा दो, लेकिन उन्होंने नहीं करवाई। उसके बाद कॉन्टिन्यूसली मैं अपनी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सबको कॉल कर रही थी, किसी ने मेरी कॉल नहीं अटेंड की, मैंने सबको मैसेज भी किया। एट लास्ट 22 को मेरे देवर को मैंने मैसेज किया, मैंने उनको बोला मैं मीडिया में जाऊंगी, मैं पुलिस में जाऊंगी, मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी, मैंने ये सब वर्ड यूज किए कि आप मुझे बता दो मेरा हस्बैंड कहाँ है। उनका रिवर्ट मुझे आया कि वो यहाँ नहीं आया, और अगर उसे कुछ हुआ हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मुझे धमकी दी। फिर मैंने वहाँ 23 को गंग्याल पुलिस स्टेशन जम्मू में उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखा। उस मिसिंग रिपोर्ट का मैम 24 को हिना शाह ने वीडियो बना के फेसबुक पे डाली है, जिसमें लड़का बोल रहा है कि मैं मिसिंग नहीं हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पे आया हूँ। उसके बाद मैंने गांधीनगर पुलिस स्टेशन में 24 को कंप्लेंट लिखवाई है। मैम 1 मंथ मेरी किसी ने नहीं सुनी वहां पे, मैं रोज जाती थी। जो अनीता मैम SHO, उन्होंने केस हैंडओवर कर दिया। परवीना मैम जो IO है वहां पे, जो कि खुद मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। जब मैं 1 मंथ फेडअप होती रही, मैंने मैम को बोला मैम मैं बहुत फेडअप हूँ, फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, मेरे घर में खाना नहीं था खाने के लिए। मैंने उनको बोला मैं सुसाइड कमिट कर लूंगी। शी सेड कि तेल तू फेंक, माचिस मैं लगाती हूँ। उसके बाद मैम 12 अप्रैल 2021 को उन्होंने लड़के को वहां बुलाया। लड़का वहां आया, उसने आकर बोला मैं प्रॉब्लम में था, मेरे फैमिली टॉर्चर कर रही थी, तू मानी नहीं बात, तू मान जाती, ये सब कुछ नहीं होता। 13 को परवीना मैम ने हमारी काउंसलिंग कर दी, आप नीतिका के घर जाके मिलो, आपस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर करो। मैम वो 13 को यहाँ पे आया, पहले थोड़ी देर बैठा है, फिर उसने मेरे साथ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश की, और उस पर मतलब काफी मैं इंजर्ड भी हुई उस टाइम। ऑन द स्पॉट मैंने पुलिस को भी बुलाया, पुलिस गंग्याल पुलिस से उसको उठा के भी लेके गए, लेकिन मेरी कंप्लेंट किसी ने नहीं लिखी। उन्होंने बोला एज ए लीगल हस्बैंड उसका राइट है, वो आपके साथ फिजिकल हो सकता है। उसके बाद से अब तक मैम मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मैंने मीडिया में जाके हेल्प मांगी है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन मैं इतनी भी गलत नहीं कि मैं किसी के कहने पे रिलेशंस बनाए जाऊं। मैंने अगर 3rd टाइम शादी की थी तो इसलिए की थी कि अगर मेरे साथ 2 बार बुरा हुआ है तो तीसरी बार जो मेरा घर है वो बस जाए, और मेरे पे कंडीशंस रखी। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ, अगर कोई भी लड़की इस चक्कर में अभी भी है वो यहाँ से निकल जाए। ये लोग लड़कियों से प्रोस्टिट्यूशन करवाते हैं, ये लड़कियों को यूज करवाते हैं। इनके घर में जितने मेल मेंबर होते हैं, पहले फादर इन लॉ के साथ, फिर ब्रदर इन लॉ के साथ, फिर सबके साथ, ये सारा मैंने अंदर फील किया, ये सारा मैंने झेला है वहां पे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जिनके साथ ये हुआ है या जो इसमें जा रही है वो सब बाहर आए, या फिर जो लड़कियां अभी इन मुस्लिम लड़कों के साथ हैं किसी भी रिलेशन में, वो मतलब इस चीज से साइड हो जाएं, क्योंकि बेसिकली इन्होंने प्रोस्टिट्यूशन में ही ड्रॉप करना आपको। नितिका, आपने जो आज बोली है, जो आपकी पूरी दास्तान है, मैं क्योंकि 2 और विशेष अतिथि हमारे साथ हैं, मैं परविंदर जी पहले आपके पास आ रही हूँ। जैसे जैसे नितिका अपने शब्द आगे बढ़ा रही थी, अपने वाक्य आगे बढ़ा रही थी,
मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। एक महिला होने के नाते हम जब पहले बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तब हम दूसरी तरह से रिएक्ट करते हैं, लेकिन जब हम उस विक्टिम को सुनते हैं, उसकी आप बीती, उसके एक एक शब्द, उसके एक एक आंसू उस सच को बता रहे हैं कि लव जिहाद मतलब सिर्फ हिंदू लड़की का मुस्लिम लड़की से शादी कर लेना नहीं, बल्कि लव जिहाद के बाद उसकी जिंदगी बद से बदतर बना देना, उसको प्रोस्टिट्यूशन में ढकेलने की कोशिश की जाना, ये है कॉन्सिक्वेंसेस। और नितिका उसी का शिकार हो गई है। परविंदर जी, पहले तो मैं नितिका जी को यह कहना चाहता हूं कि आपके इस दुख में आपके साथ जो जाती हुई है, पूरा देश आपके साथ खड़ा। आपको न्याय मिले इस बात के लिए हम पूरा देश खड़ा है, हम आपके साथ खड़े हैं। जो लव जिहाद है ये एक कैंसर है, एक कोरोना है, ये पूरे देश के अंदर कोरोना से भी खतरनाक है, पूरे देश में फैल चुका है। और हजारों लड़कियों को पंजाब से, कर्नाटक से, अलग अलग प्रदेशों से शादी के नाम से दिल्ली से बाहर ले जाया जाता है, इंडिया से बाहर ले जाया जाता है, सऊदी में या दुबई में, और उनको प्रोसिक्यूशन में धकेला जाता है। तो मैं इसके लिए देखिए, एक तो पूरे समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा, ना किसी राजनीतिक पार्टी को देखकर, ना किसी धर्म को देखकर। और ये जो लव जिहाद गैंग है, इसके ऊपर जो हम सरकार, देखो सबसे बड़ा शिकंजा तो सरकार कर सकती है। इसकी इंक्वायरी एक सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए। जितनी सीबीआई की एजेंसी है, इसके ऊपर बड़ी सख्ती के साथ कार्रवाई हो और इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। देखिए, हम लोग तो आवाज उठा सकते हैं, आपके साथ खड़े हो सकते हैं, आपकी आवाज बन सकती, लेकिन जो न्याय है वो सरकार देगी और सरकार को हम मजबूर करेंगे कि इसका न्याय, देखिए जो कहते हैं जस्टिस मिले, जस्टिस डिनाई, इन चीजों के ऊपर इमीडिएटली संज्ञान लेना चाहिए और इनको पूरे परिवार को गिरफ्तार करना चाहिए। बिल्कुल, और इनको सीधे सीधे सलाखों के पीछे ही नहीं भेजा ना जाना चाहिए, उससे बड़ी सजा दी जानी चाहिए। और बरखा क्योंकि जी परविंदर जी, आप कंप्लीट कर लें प्लीज। मैं इतना कहना चाहूंगा कि सरकार जो पूरी तरह दोषी पाया जाता है उसको फांसी पे चढ़ा दे। एक आदमी को फांसी पे चढ़ाएंगे, मैं आपको दावा करता हूं 70% जो केसेस है ना वो डाउन आ जाएंगे। यानी बिल्कुल बरखा जी, हमारे यहाँ कहा भी गया है, भय बिन होत ना प्रीत, वो भय दिखाना होगा। लेकिन उससे पहले आप एक चीज बरखा जी देखिए, क्योंकि आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोसाइटी में किस तरीके से ये लोग जड़ कर चुके हैं कि अपने आप को लिबरल पहले बताते हैं। ट्रैप कैसे किया गया कि आपको कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, अपने आप को मीठा मीठा दिखाने की कोशिश, सोशल सिक्योरिटी का दम भरना। हथियार देखिए कितने मीठे मीठे हथियार हैं, लिबरल हो गए, सोशल सिक्योरिटी की बात कर ली, आने वाले वक्त में आप बहुत साथ में अच्छे अच्छे जीवन गुजारेंगे, ये सारी चीजें एक लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। और बेचारी ऐसी बेटियां जो शायद समझ नहीं पाती, और नितिका आज सामने है, मैं फिर कह रही हूँ, हिम्मत है नितिका में कि इतना सब कुछ झेलने के बाद भी वो सामने आकर खड़ी हुई है एक उदाहरण बनने के लिए कि बाकी कोई दूसरी नितिका नफीसा ना बना दी जाए। बरखा जी लावनी जी, मैं सबसे पहले तो बिल्कुल रोंगटे खड़े करने वाली बात थी। नितिका की बात सुनने के बाद हमें इस बात पे सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और हमारे पास इस लव जिहाद से निपटारा करने के लिए कोई सख्त कानून नहीं है और दिन पर दिन इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। नितिका को तो न्याय मिलना चाहिए, लेकिन निकिता ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है दूसरी बेटियों को कि कभी भी आप इनके ऊपर एतबार मत करिए। ये आपको रुझाने के लिए, आपको लुभाने के लिए क्या क्या प्रस्ताव रख सकते हैं, आपको बहका सकते हैं, लिबरल बन सकते हैं, आपको समझ बाग दिखा सकते हैं, लेकिन असल में क्या होगा वो आपने देख ही लिया कि धर्म परिवर्तन करो। पहले तो नफीसा बना दिया, जबकि पहले ऐसा कुछ भी नहीं बताया था, तो फोर्स्ड कन्वर्जन करवा दिया। उसके बाद कितने आराम से कह दिया कि प्रोस्टिट्यूशन कर लो, आज फादर इन लॉ के साथ फिजिकली रिलेशनशिप बिल्ड करो। अरे वो ऐसी माँ कौन सी थी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं तो उस माँ को मिलना चाहती हूँ, कैसी माँ थी जो एक
बेटी को घर लेके आई है बहू बना के, वो कह रही है कि मेरे हस्बैंड के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना ले, और वो हस्बैंड कैसा है जो ये बातें सुन रहा है और जीवित है, आज जीवित भी है। कमाल हो गया। आप कैसे कह सकते हैं, आप प्रोस्टिट्यूशन में कैसे धकेल सकते हैं? ये हलाला, पॉलीगैमी, इन सब पे हम आज तक रोक नहीं लगा पाए। ये कंटिन्यूअस ये लव जिहाद तो चलता ही रहा और आगे भी बढ़ता ही रहेगा। सरकार को बहुत बहुत ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा और सख्ती बरतनी होगी, और सामाजिक स्तर पर हमें और आपको और मुखरता के साथ सामने आना होगा। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो फिर नितिका के पास चलेंगे और कुछ और आगे उनके साथ जो कुछ भी हुआ इस पूरी पीड़ा के दौरान, इस पूरी मुसीबत के दौरान उन्हें कई ऐसी जगहों से भी ठोकरें खानी पड़ी जहां पर कहा जाता है कि न्याय मिलता है। कहाँ नहीं मिला न्याय, इस छोटे से ब्रेक के बाद। कश्मीर में हिंदू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। किस तरह से उनको लव जिहाद का शिकार बनाकर धर्मांतरण करा दिया जाता है, और न केवल धर्मांतरण कराया जाता है बल्कि सीधे सीधे उनके आबरू के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ है नितिका के साथ। बिना समय गंवाए एक बार फिर से हम नितिका के पास चलते हैं। और नितिका, आपने जैसे बताया कि लगातार आपके साथ जो व्यवहार आपके ससुराल वाले लगातार कर रहे थे, आरफीन खुद कर रहे थे, इन सबके बीच आपने पुलिस तक जब ये बात पहुंचाई, जिनको कहा जाता है समाज के रक्षक हैं, उनकी तरफ से आपने जितनी बातें आज हमारे सामने इस मंच से देश के सामने रखी है, वो सारी बातें उनके सामने रखी कि किस तरीके से आपको गलत चीज के लिए बहकाया जा रहा है, आपको डराया धमकाया जा रहा है। जी मैम, सारी बातें रखी मैंने, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। परवीना मैम हमेशा मुझे यही कहते रहे, वो लड़का तुझे बहुत प्यार करता है, वो वापस आ जाएगा, तो क्यों परेशान हो रही है। मतलब उन्होंने हमेशा उन्हीं की साइड ली। और ज्यादा जब फ्रस्ट्रेट हो गई मैं, जब सुसाइड की बात हुई तो मैम ने कहा कि तेरे जैसे बहुत आते, तो तेल फेंक, तेली मैं लगाती हूँ। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? ये सुनकर ही, बरखा आप सुन रही हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? यानी कि आज की तारीख में पद इम्पोर्टेंट नहीं है, जो शरिया में लिखा है वो इम्पोर्टेंट है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। नितिका की बातों से ये लग गया है। बिल्कुल शर्मनाक बिहेवियर है। परवीना से पूछना चाहिए कि ऐसा कैसे कर दिया उन्होंने। I'm sorry, बरखा, आपकी वॉइस बहुत प्रॉब्लम कर रही है। I'm sorry, जरा पैनल दोबारा हम जाएंगे बरखा के पास। हमारे साथ परविंदर सेठी जी भी है। परविंदर जी, आप देखिए, पुलिस से जब गुहार लगाई गई तो आपने सुना नितिका ने क्या बताया? सुना है, और ये बात इतनी शॉकिंग है, और मतलब ये मन इतना दुखी हो जाता है कि जो हमारा प्रशासन है, जो एक पीड़िता के साथ और एक महिला के ऊपर अत्याचार कर। नहीं, लेकिन यहाँ पे परविंदर जी, आपको नहीं लगता प्रशासन में प्रशासनिक पद पर बैठे हुए एक विशेष वर्ग के वो नुमाइंदे, जिनके लिए संविधान पहले बड़ा नहीं है, उनके शरिया कानून में जो लिखा है उसके अनुसार ही वो आगे की ट्रीटमेंट करना चाहते हैं? बिल्कुल 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 1000%। आप जो बात कह रही है, ये मैंने आपको पहले बोला, ये कैंसर और कोरोना से भी खतरनाक है। ये हमारे समाज में बहुत ज्यादा फैल चुका है। ये तो कुछ किस्से आ रहे हैं कि नित्या जी ये पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर हैं, और इन्होंने अपनी, और इनकी मैं हौसले की दाद देता हूं कि इन्होंने अपनी आवाज उठाई अकेले होकर, क्योंकि इस पूरा घर एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इनको मेंटली टॉर्चर कर रहा था, और उसमें आदमी कोई भी स्टेप ले लेता है, लेकिन इन्होंने अकेले होकर आवाज लगाई। लेकिन मैं आप इस बात का आश्वासन देता हूं, अब आपके साथ पूरा देश खड़ा है, और हम सरकार से बार बार अपील करते हैं कि इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन हो और उस परिवार को गिरफ्तार करा जाए, और जो पुलिस अधिकारी ने कहा मैं तिल्ली लगाऊं, उसको भी डिसमिस करा जाए और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जाए। और इसके लिए पूरे समाज को
और आपके चैनल के माध्यम से हम सब सरकार से अपील करते हैं कि इमीडिएटली एक्शन हो ताकि इनको राहत मिले और इनके ऊपर जो टॉर्चर करा है, जो त्रासदी करी है, जो मेंटली टॉर्चर करा है और शादी के नाम पर इनके साथ जो शोषण हुआ है उसकी भी सजा मिले। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है एक अकेली महिला को कि इसके पीछे जो कौन सा गैंग काम कर रहा है। पहले हम सोचते थे कि पाकिस्तान में ऐसी घटनाएं घटती हैं, लेकिन अब हमारे देश में जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे देश के अंदर बहुत सारी घटनाएं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। हजारों हिंदू बेटियां रोज लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, हजारों बेटियां। लेकिन आज भी कहीं पे लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, ना कहीं लॉ है लव जिहाद के लिए, ना कहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है। मेरी सबसे पहली मांग है कि परवीना को तुरंत बर्खास्त किया जाए, जिसने ये बोला कि मैं तीली लगाती हूँ। ये होती कौन है बोलने वाली? अगर पुलिस जो रक्षक है हमारी वो भक्षक बन जाएगी तो कैसे चलेगा? क्या लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ पे? और माननीय सिरसा जी कहाँ है, जो अभी हाल में ही 2 दिन पहले आए थे कि वो लव जिहाद पे कौन कानून मांग रहे थे, सरकार को गुहार लगा रहे थे। क्यों नहीं इस बेटी के साथ खड़ी है? बेटियां तो सबकी साझी होती है, हिंदू और सिख तो नहीं होती ना। इसीलिए तो परविंदर जी आ चुके हैं। अभी तक क्यों नहीं मदद शुरू करी उन्होंने करनी? आज आपके माध्यम से कहना चाहूंगी सिरसा जी, प्लीज इन नितिका जी की भी मदद करिए। कितनी परेशान है, इनके साथ तो इतना गलत हुआ ठीक है कि प्रोस्टिट्यूशन में बिल्कुल नितिका के साथ हर किसी को खड़े होना चाहिए। एक बार नितिका के पास में फिर से जरा जाना चाहती हूँ। नितिका, अब जब इतनी बातें आप एकदम खुलकर आप सामने आ चुकी हैं, आप एक रण में आ गई हैं, इसके बाद क्या आपको किसी तरीके का कोई थ्रेट मिल रहा है? आपको डराया धमकाया जा रहा है? क्योंकि आप अकेली महिला हैं, इसलिए हम चाहते हैं किसी भी तरीके का कोई थ्रेट है अगर आपको, तो आज आप इस मंच से साझा करिए। जरा नितिका जी को सामने ले आइए। उनकी गन फैक्ट्री उधमपुर में इन्होंने बोला था कि आप यहाँ से चले जाओ वरना हम आपको शूट करवा देंगे, अदरवाइज हम आपकी जो न्यूड वीडियोस और फोटोग्राफ्स है जो विदाउट माय कंसेंट बनी है वो हम वायरल करवा देंगे। मैम इस बीच में एक टाइम पीरियड ऐसा भी आया था जो फोटोज मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकती, जिसमें मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने मुझे फिजिकली इतना टॉर्चर किया था कि मैं 4 दिन कमरे से बाहर ही निकल पाई। मैं वो पिक्स नहीं शेयर कर सकती सोशल मीडिया पे। मुझे मेंटली, सोशली, फिजिकली इतना हरास किया गया कि मैं ये सोच रही थी मैं सुसाइड कर लूं। मुझे नहीं जीना चाहिए। सिर्फ मेरी ये गलती थी कि मैं थर्ड स्टेप मैंने लिया, मैं अपनी लाइफ सेट करना चाहती थी। इनकी बातों में आ गई सोशल सिक्योरिटी। मैम वो फोटोग्राफ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन मैं बहुत टॉर्चर हुई हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से हेल्प चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत टॉर्चर किया इन लोगों ने। देखिए कितना टॉर्चर किया है, लड़की बोल तक नहीं पा रही है। कितना दुस्साहस कर सकते हैं ये लोग। पहले तो लुभाएंगे, इंटरसेक्स मैरिज करवाएंगे, फिर लड़की का ये हाल कर दिया, बोलने लायक तक नहीं छोड़ा। कितना दर्द हो रहा है मुझे ये सब सुन करके, और सभी को हो रहा होगा कि कैसे आपने पहले लुभाया एक हिंदू बेटी को, और हिंदू बेटी को कैसे आप टॉर्चर कर रहे हैं। कितना बड़ा मैसेज जा रहा है हिंदू बेटियों को जो ये देखती है, जो आजकल की मॉडर्न बेटियां जो ये समझती नहीं है कि इंटरफेथ मैरिजेस के क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। देखिए, समझिए कॉन्सिक्वेंसेज, कैसे आपको लोअर किया जाएगा। एक दिन आपको बड़े बड़े सपने दिखाए जाएंगे और दूसरे दिन आपको प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जाएगा, दूसरे दिन आपको बेचा जाएगा, तीसरे दिन आपको मर्डर कराया जाएगा। अब कल को ये बेटी मर जाती है, कुछ भी करवा सकते हैं लोग। जो कह रहे हैं शूट करवा देंगे, तो कल को शूट करवा देंगे और हम तो यहाँ बैठे रह जाएंगे। ये तो सबसे बड़ी बात है बरका की। थैंक यू टू नितिका की वो सामने आ गई और उन्होंने, परविंदर जी, वो सामने आकर एक उदाहरण प्रस्तुत करी। ऐसे तो पता नहीं कितनी बेटियों के साथ क्या कुछ हो चुका होगा कश्मीर में और कितनी बेटियां ये सह रही होंगी। और इसीलिए आज हमने इस पूरे डिबेट के दौरान
किसी भी तरीके की तू मैं नहीं करने की कोशिश की। हमने पूरा समय नितिका को दिया कि नितिका उदाहरण बन रही हैं इस देश की उन बेटियों के लिए जो लव जिहाद में फंसी हुई हैं। अब एक मैं लास्ट कमेंट आप तीनों से लूंगी, लेकिन परविंदर जी आपके साथ शुरुआत इसलिए कर रही हूं क्योंकि आप लोग दम भर रहे हैं। आप लोगों ने सिख बेटियों को न्याय दिलाने के लिए जिस तरीके से आवाज बुलंद की है, कश्मीर में ऐसे हजारों हिंदू बेटियां हैं जो आपकी आवाज का इंतजार कर रही हैं। क्या होगा आपका नेक्स्ट स्टेप? जल्दी से सर। मैडम ऐसा है, जो बेटी बेटी होती है, बेटी कोई सिख या हिंदू नहीं होती। आप उसको एक राजनीति में मत डालिए। आप जो लोग आवाज उठा रहे हैं आप उनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं, जो इतने नेता आवाज नहीं उठा रहे आप उनको लानते भेजिए। मैं आपसे पूछ रही हूं कि आप नितिका जैसी हजारों बेटियों के लिए लड़ेंगे ना? हम आवाज उठाएंगे। ठीक है वो कह रहे हैं कि हम आवाज उठाएंगे। बरखा एज अ सोशल एक्टिविस्ट क्या है, ये क्या है? ये ठीक है ये महिला ही महिला की दुश्मन है। नहीं ठीक है, मैं समझ गया आप आवाज उठाएंगे, बरखा भी आवाज उठाएंगे। एक आखिरी मैसेज नितिका की तरफ से प्लीज एक आखिरी मैसेज एक लास्ट मैसेज नितिका को पूरी स्क्रीन पर लेकर आइए। और नितिका आपका एक लास्ट मैसेज पूरे देश की बेटियों के लिए, और हम वादा करते हैं आपसे कि आपको न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन आपका एक लास्ट मैसेज इस देश की बेटियों के लिए। मैं अपने देश की बेटियों से ये कहना चाहती हूँ, आज मैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ा रिस्क लेके कैमरे पे आई हूँ, पर्दे पे आई हूँ, सिर्फ इसलिए कि जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ ना हो, आपके संबंधियों के साथ ना हो, क्योंकि इन लोगों का मोटिव होता है। इस लड़के ने मेरे साथ मंदिर में भी गया, पूजा भी की, सब कुछ किया इस लड़के ने। इसने मुझे ऐसे मोटिवेट कर दिया कि मैं एक पढ़ी लिखी होके बेवकूफ पर, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करती हूँ कि मेरी सिचुएशन देख के आप लोग इन लोगों के झांसे में ना फंसे, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। मैं बहुत बड़ा रिस्क लेके कैमरे के सामने आई हूँ और मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ है वो देश की किसी भी बेटी के साथ। नितिका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, आपको हम ये भरोसा दिलाते हैं, ये विश्वास दिलाते हैं कि आपको न्याय जरूर मिलेगा। परविंदर जी और बरखा जी भी लगातार हामी भर रहे हैं और इस देश का हर एक नागरिक आपके साथ खड़ा है। आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। आप हिंदुस्तान की बेटी हैं, वो हिंदू बेटी है जो भवानी का रूप है और आज वो रूप दिख रहा है, और इसलिए उन राक्षसों को अब थोड़ा डरना भी चाहिए, क्योंकि भवानी जब अपना रूप लेती है तो क्या होता है अंत, ये हर कोई जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आवाज निकली है तो दूर तक जरूर जाएगी और नितिका को न्याय जरूर मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ अभी बस इतना ही। जय हिंद।